नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम संसदीय अधिनियम वाले टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे और देखेंगे अलग अलग समय पर हमारी संसद ने किस तरह से नए नए अधिनियमों को पारित किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत हम नोट्स पढ़ने से करते हैं। तो जो पहला संसदीय अधिनियम की बात की गई है वो है 1954 के संसदीय अधिनियम। इसमें कहा गया था कि जो खाद्य के अंदर हमने मिलावट लेके आए हैं और उसके निवारण के लिए अधिनियम, तो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 में इसे अधिनियमित किया गया और सबसे पहले 1 जून 1955 को क्या है दोस्तों, यह प्रभावी भी हुआ। तो हमारा पहला इम्पोर्टेंट हमारा जो अधिनियम है वो है यह है कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। दूसरा अधिनियम है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। दूसरा अधिनियम क्या है दोस्तों, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इसके अंतर्गत जितने भी दंडनीय अपराध हैं वे क्या है, संज्ञेय हैं और संक्षिप्त रूप से विचारणीय है। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन जितने भी हमें दंडनीय अपराध हैं वे सबके सब संज्ञेय हैं और संक्षिप्त विचारणीय हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण सबसे पहले क्या है, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगरों के मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। सो दोस्तों, इसके अंदर कहा गया है कि जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है हमारा 1955, इसके अनुसार कोई भी अपराध है तो सबसे पहला उसका जो पहला विचारण है प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। और यदि महानगरों की बात करें तो महानगरों के अंदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। फिर अगला अधिनियम है दोस्तों घरेलू हिंसा के ऊपर। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, इसे 2006 में लागू किया गया। अक्टूबर 2006 से हमारा ये अधिनियम लागू है। कौन सा, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस। अगला एक्ट है दोस्तों क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। सर्वप्रथम 1871 में अधिनियम हुआ था। दोस्तों हम बात करेंगे जो क्रिमिनल्स के लिए जो ट्राइब्स है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में पारित हुआ। फिर इससे बाद में क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पास हुआ। तो एक नया अधिनियम हमारे पास है अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम। जितना भी अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ अत्याचार होता है उन अत्याचारों के खिलाफ निवारण के लिए एक अधिनियम आया 1989 में, जिसे हमने कहा अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ये क्या है दोस्तों, 30 जनवरी 1990 से क्या है लागू हुआ। वर्ष 2016 के संशोधन अधिनियम से 26 जनवरी 2016 से इसे प्रभावी किया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है। सो दोस्तों, जितने भी हमारे SC/ST एक्ट है उसके अनुसार क्या है, केंद्र सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है। यह अधिनियम संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर काम करता है। संरक्षा विभेद का मतलब होता है ये दोस्तों कि यह इतना बड़ा सोसाइटी है और इस सोसाइटी के अंदर कुछ ग्रुप के साथ क्या है दोस्तों, भेदभाव हुआ है, उनके साथ किसी प्रकार का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर, सभी स्तरों पर क्या उनके अंदर पिछड़ापन भी है, साथ ही उनका बहिष्करण भी देखने को मिलता है। तो इस आधार पर क्या है दोस्तों, राज्य उनके लिए विशेष प्रावधान की बात करता है इन स्पेशल कैटेगरी के ग्रुप्स के लिए, ताकि उनके हितों का संरक्षण हो सके, साथ ही वे भी समाज की मुख्य धारा के अंदर शामिल हो सके। तो समाज की मुख्य धारा के अंदर शामिल होने के लिए इन ग्रुपों के लिए क्या है दोस्तों, स्पेशल प्रोविज़न किए जाते हैं। इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के पूर्व जमानत पूर्णतः निषिद्ध है। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, यदि गिरफ्तारी से पहले ही बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि जमानत मिल जाती है, तो इस तरह क्या है, गिरफ्तारी से पूर्व या गिरफ्तारी से पहले ही जो पूर्ण जमानत है उसको निषिद्ध कर दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत जो भी अधिनियम है उसके अंदर इस एक्ट के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण पुलिस अधीक्षक से नीचे के रैंक के अधिकारी के द्वारा नहीं किया जाएगा। मतलब जो भी व्यक्ति है इस केस की जांच कर रहा है वह क्या है, पुलिस उप अधीक्षक की रैंक का होना चाहिए या उससे ऊपर की रैंक का होना चाहिए। इस अधिनियम के अंतर्गत निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में होती है। तो इसके अंदर क्या कहा गया है
कि किसी भी प्रकार का निर्णय या दंड आदेश या आदेश इसके विरुद्ध क्या है उच्च न्यायालय में ही अपील की जा सकती है। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार के निवारण के लिए जो अधिनियम है, इसके अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का उद्देश्य शीघ्र विचारण है। सो दोस्तों क्या है, इसमें कहा गया है कि जो हमारा सेशन न्यायालय है वो क्या है विशेष न्यायालय के रूप में काम करने लगेगा SC/ST एक्ट के अंदर किए गए अपराधों के संदर्भ में। यदि कोई व्यक्ति अप्रशस्ता के आधार पर, छुआछूत के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल में, किसी चिकित्सालय में या औषधालय में या शिक्षण संस्थान में प्रवेश देने से इनकार करता है तो वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत क्या है दंडनीय अपराध का भागी हो जाता है। अगला बात करेंगे दोस्तों अधिनियम है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। अब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में हम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 तथा सती निरोध अधिनियम 1987 ये सब लागू हुए। तो दोस्तों 1947 में हमारा देश आज़ाद होने के बाद भी हमें सती निरोध अधिनियम 1947 में 1987 में क्या है लागू करना पड़ा। सूचना अधिकार अधिनियम 2005। तो दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है 2005 से लागू हुआ है और 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। तो दोस्तों क्या है सूचना का अधिकार क्या है, हमारे पास एक लीगल राइट है, नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट नहीं है हमारे पास सूचना का अधिकार, जबकि क्या है एक लीगल राइट है। तो सूचना का अधिकार एक अधिनियम के द्वारा हमें मिला जिसको कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI, जो 2005 में लागू हुआ। और हमारा जो सूचना का अधिकार है वह क्या है एक प्रकार का विधिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(1) का क्या है दोस्तों 19(1)(a) के अंतर्गत है ना, आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार के अंदर निहित माना है, मतलब इम्प्लाइड माना है सूचना के अधिकार को। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है, जो भी सार्वजनिक अधिकारी हैं, सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार की बात करता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी अधिकारी से अपने हितों के संबंध में सूचनाओं की मांग कर सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यालय गठित किया गया था। दोस्तों चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन की हम बात करेंगे, CIC। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल क्या है 5 वर्ष या 65 वर्ष की बात की गई है। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 आया है। इस अधिनियम के अनुसार क्या किया गया है, अब जो मुख्य सूचना आयुक्त है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है और अन्य आयुक्त हैं, उनके कार्यकाल को है अब जो उनका कार्यकाल है केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। सो दोस्तों इससे क्या है जो हमारे चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है और आयुक्त वगैरह हैं उनकी जो स्वायत्ता है उसके ऊपर थोड़ा सा केंद्र सरकार का दबाव अधिक पड़ा इस 2019 के संविधान संशोधन से। तो दोस्तों 2019 के अंदर जो संशोधन किया गया इससे क्या है 3 वर्ष और 65 वर्ष की आयु कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त केंद्र और राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को वही वेतन भत्ता और सुविधाएं प्राप्त होंगी जैसा कि केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। तो दोस्तों इसमें क्या है केंद्र सरकार को अधिक पावरफुल बना दिया गया है। मजदूर किसान शक्ति संघ MKKS क्या है दोस्तों मजदूर किसान शक्ति संघ। मजदूर किसान शक्ति संघ नामक एक सामाजिक आंदोलन सूचना के अधिकार हेतु संघर्ष एवं जन आंदोलन के लिए जाना जाता है। तो मजदूर किसान शक्ति संघ क्या है दोस्तों एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन था जो कि सूचना के अधिकार हेतु संघर्ष और जन आंदोलन के लिए जाना जाता है। नमित शर्मा बनाम भारत संघ इस केस में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। तो दोस्तों कौन सा केस है नमित शर्मा बनाम भारत संघ। नमित शर्मा बनाम भारत संघ केस क्या है सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित केस है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की बात करेंगे तो 2010 में हमें देखने को मिलता है जिसे हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो गठन है दोस्तों क्या है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के माध्यम से किया गया। पंचायतें अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों पेसा एक्ट भी कहते हैं, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया।
इसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन को स्थापित करना। तो जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं दोस्तों, इसके अंदर क्या है, स्वशासन को स्थापित करना इस अधिनियम का मूल उद्देश्य है। कौन से, पेसा एक्ट का, जिससे जो पारंपरिक अधिकारी की रक्षा हो सके, जो उनके पारंपरिक अधिकार हैं आदिवासियों के, उनकी रक्षा हो सके, साथ ही जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्ति भी दी जा सके। सो दोस्तों क्या, पेसा एक्ट में हम स्पेशल प्रोविज़न देखते हैं कि वहाँ की जो ग्राम सभा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। अब देखते हैं दोस्तों अलग अलग अधिनियम से किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम को पहली बार लागू किया गया? सो दोस्तों हमने पीछे देखा 1954 में, तो 1954 में हमने देखा कि जो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम को लागू किया गया। तो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 में क्या है, अधिनियमित किया गया और सबसे पहले 1 जून 1905 को ही प्रभावी किया गया। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, इसमें क्या कहा गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, इसके अंदर जो भी सभी दंडनीय अपराध किस तरह के हैं, तो सभी अपराध क्या है दोस्तों, संज्ञेय प्रकृति के हैं और संक्षेप्तः विचारणीय प्रकृति के हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15 के अनुसार कि जो सभी प्रकार के जो दंडनीय अपराध है वे क्या है, संज्ञेय प्रकृति के होंगे और संक्षिप्तः विचारणीय प्रकृति के होंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी के जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है और महानगरों के मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। सो दोस्तों इस एक्ट के अनुसार यदि कोई दंडनीय अपराध किया गया है तो सबसे पहले उसका विचारण क्या है, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही किया जाएगा और महानगरों में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय के द्वारा किया जाता है? तो किस न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा। सो दोस्तों फिर से ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में रिपीट हो गया है, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध क्या हैं, संज्ञेय हैं और संक्षिप्तः विचारणीय हैं। और इसी को ही हम अशमनीय भी कहते हैं। तो इसके अंदर दोनों ही आंसर सेम ही है, इसलिए आंसर क्या है, ए एंड बी। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध क्या हैं, संज्ञेय और शमनीय प्रकृति के हैं। तो इसका आंसर क्या है, संज्ञेय भी होंगे और शमनीय प्रकृति के होंगे, संज्ञेय होंगे और शमनीय प्रकृति के होंगे। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15(1) के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी भी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध क्या होगा, संज्ञेय होगा, संज्ञेय होगा अपराध। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यदि अपराध हुआ है तो उसे पुलिस गिरफ्तार करके क्या सीधे न्यायालय के पास पेश करेगी। इस अधिनियम में दोषी को व्यक्ति के लिए कारावास और जुर्माने दोनों का प्रावधान होता है, अतः ए और डी दोनों ही क्या है, सही है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में केवल सी को सही माना था, परंतु बाद में इस प्रश्न के लिए बोनस अंक दिया था। सो दोस्तों क्या है, ए एंड डी दोनों ही क्या है, सही है। तो ए क्या है, संज्ञेय है और कारावास तथा जुर्माना दोनों ही दंड दिया जा सकता है। तो ए एंड डी दोनों ही सही है। यदि कोई अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षण संस्थान में प्रवेश देने से वर्जित करता है तो वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत क्या है, दंडनीय अपराध करेगा? तो धारा 5 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता, छुआछूत के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ दोस्तों भेदभाव करता है तो वह क्या है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 5 के अनुसार दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। तो 1955 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा धारा 5 के अनुसार क्या है, यदि छुआछूत के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो वह क्या है, एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना की बात की गई? तो दोस्तों सामूहिक जुर्माना धारा 10 क में आएगा।
क्या है 10(a) के अंदर सामूहिक जुर्माने की बात की गई है। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 10 के अंदर बात की गई है सामूहिक रूप से जुर्माना लगाने की। इसको इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज कलेक्टिव फाइन। तो कलेक्टिव फाइन लगाने का अधिकार है धारा 10 के अंतर्गत राज्य सरकार को। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार कहाँ पर है? तो दोस्तों सिविल अधिकार संरक्षण जो अधिनियम है हमारा, क्योंकि ये केंद्र सरकार और संसद के द्वारा बनाया कानून है, इसलिए ये क्या इसका पूरा संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार क्या है? सेम क्वेश्चन पूरे भारत पर हमें देखने को मिलता है। सो दोस्तों यही क्वेश्चन MPPSC 2012 में पूछा गया और फिर घूम फिर के क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों पर अपराध की बात की? तो कंपनियों पर अपराध क्या है दोस्तों? धारा 14 के अंतर्गत बात की गई। तो धारा 14 में कंपनियों पर अपराध की बात की गई है। तो धारा 14 के अंतर्गत कंपनियों के द्वारा किए गए अपराध की बात हमें देखने को मिलती है धारा 14 में। ऑफेंसेस बाय कंपनीज क्या है? ऑफेंसेस बाय कंपनीज की बात हमें देखने को मिलती है धारा 14 में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों के द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होगा? तो दोस्तों कौन उत्तरदायी होगा? निदेशक उत्तरदायी होगा या फिर सचिव होगा या फिर प्रबंधक। तो तीनों के तीनों ही दोस्तों क्या है? उत्तरदायी होंगे। तो कंपनी के मामले में क्या है दोस्तों? तीनों के तीनों, सचिव भी उत्तरदायी होगा, प्रबंधक भी और निदेशक भी। एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14(1) में कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत कौन सा? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत यदि कोई कंपनी अपराध करती है और यदि कोई व्यक्ति की जगह कोई कंपनी ने अपराध किया हो, तो ऐसा व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालक के रूप में या भार साधक के रूप में या कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, तो अपराध का दोषी वही व्यक्ति होगा जो उसे हेड कर रहा होगा या लीड कर रहा होगा। इस अधिनियम के अनुसार निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी ये सभी क्या हैं? इसके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा के अनुसार दोषी समझे जाएंगे। कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारण करेगा कि अपराध अस्पृश्यता या छुआछूत के आधार पर किया गया है? तो जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य होगा, जब यह केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्य के साथ होगा, जब यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के साथ होगा। तो दोस्तों अस्पृश्यता या छुआछूत का जो मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति से संबंधित है, मतलब SC से संबंधित है, ना कि ST से। तो हम पहले को आंसर लगाएंगे। तो आंसर भी सेम वही है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अनुसार जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने वाला कोई कार्य अनुसूचित जाति के संबंध में किया जाए, वहां इसके प्रतिकूल साबित न किया जाए, न्यायालय यह उदाहरण करेगा कि कार्य अस्पष्टता के आधार पर किया गया है। दोस्तों इसका सीधा सा मतलब ये बताया जा रहा है कि यदि कोई भी SC का व्यक्ति, उसके खिलाफ किसी अन्य व्यक्ति ने अपराध किए हैं और समझ नहीं आ रहा कि अपराध क्यों किया गया है इन व्यक्ति के साथ, तो उसे छुआछूत के आधार पर किया गया अपराध माना जाएगा। अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो भी अस्पृश्यता से किया गया अपराध है वह गठित नहीं होगा, जबकि अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से हैं। तो इसके अंदर दोस्तों हमें ये बताना है कि एक विवाद है, इस विवाद में हम कब अस्पृश्यता से उस केस को नहीं मानेंगे। यदि मान लो कोई SC का व्यक्ति है और उसने SC के व्यक्ति के खिलाफ ही कोई अपराध किया है, तो उसे हम इस रूप में नहीं मानेंगे कि ये छुआछूत के आधार पर गठित हुआ है इस तरह का काम। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध खालिस्तान के संबंध में हो, तो अनुसूचित जाति के संबंध में। दोस्तों सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में।
और ये क्वेश्चन है एमपीपीएससी का। सो दोस्तों एमपीपीएससी के सिलेबस के अंदर भी जो अधिनियम है उसके अंदर नागरिक क्या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और साथ ही SC/ST एक्ट 1989 इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के तहत न्यायालय यह उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था। किसके आधार पर? अस्पृश्यता छुआछूत के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया हो। तो दोस्तों भारत के संविधान जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 17 भी कहता है कि भारत से अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध है? तो दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि एक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है, इसके अंदर सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई की बात की तो किसमें है? तो आर्टिकल धारा 14(4) में है, 14(क) में है। 14A में हमें देखने को मिलता है सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14A इसके अंतर्गत कहा गया है कि सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। सो दोस्तों अच्छे काम के लिए की गई कार्रवाई के लिए हमें संरक्षण की भी बात की जा रही है। हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन और सती निरोध अधिनियम ये कब आए, कौन सा गलत है यह बताना है। तो 73वां संविधान संशोधन क्या है, हम सभी को पता है दोस्तों कि ये क्या है, ग्राम पंचायतों से संबंधित है और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात नहीं करता। यदि 74वां संविधान संशोधन लिखा होता तो ये निश्चित रूप से सही हो जाता। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में यस दोस्तों, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में यस, और सती निरोध अधिनियम 1987 हम पीछे पड़ भी चुके हैं। भारतीय शस्त्र अधिनियम, शाही पद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। सो दोस्तों ये अधिनियम कब आए हैं इसके बारे में उत्तर प्रदेश PCS ने क्वेश्चन पूछा है। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में आया था। तो दोस्तों ये शस्त्र अधिनियम क्यों आया था? क्योंकि भारत के लोगों को शस्त्रों से विहीन करना था ताकि वे किसी भी प्रकार से अपने पास औजार या हथियार नहीं रख सकें। शाही पद अधिनियम ये दोस्तों 1876 में आया था। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में आता था। तो दोस्तों हमें पता है कि जब हम 1861 का एक्ट पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इस एक्ट के अनुसार क्या है, एक हाईकोर्ट की स्थापना की गई। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, तो भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में आया था। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब आया था? सो दोस्तों ये कब आया था? 2006 में आया था, अक्टूबर 2006 में। तो 26 अक्टूबर 2006 को घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ भारत के अंदर। तो महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 आया। संसद के द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति की सहमति से 13 सितंबर 2005 को मिली और 26 अक्टूबर 2006 से इसे पूरे भारत में लागू भी कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो कौन सा सामाजिक अधिनियम नहीं है? मीसा, एंटी डाउरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। सो दोस्तों मीसा क्या है? आतंकवाद से संबंधित एक्ट है, इसलिए यह एक प्रकार का सामाजिक अधिनियम नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकारों उसके विशेष अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सो दोस्तों उपभोक्ताओं की बात की गई है, कंज्यूमर के हितों की बात की गई है। तो उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है, यस। उपभोक्ताओं को यदि मंच में यदि उपभोक्ता मंच कंज्यूमर फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसे इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होती, यस ये बात भी दोस्तों सही है। दोस्तों फीस तो देनी होती है, सॉरी क्या है, फीस क्यों नहीं देनी? क्योंकि दोस्तों यदि किसी व्यक्ति ने मान लो किसी व्यक्ति ने फ्रिज खरीदा है और फ्रिज में किसी प्रकार की गड़बड़ी आ गई और दुकानदार उसे लेने से मना कर रहा है, तो इसलिए कंज्यूमर फोरम में उसके विरुद्ध क्या है,
केस फाइल किया जाएगा और उसके लिए कुछ न कुछ शुल्क उसे अदा करना होगा। उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। तो यस दोस्तों, ये बात भी सही है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही सही है। 1986 में संसद के द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1946 को लागू किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1946 को पारित किया गया। इसके तहत उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। उपभोक्ता गड़बड़ी पाए जाने पर क्या है, उपभोक्ता यदि गड़बड़ी पाया जाता है तो उसे उपभोक्ता फोरम के अंदर, कंज्यूमर फोरम के अंदर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके लिए उसे निर्धारित फीस भी देनी होती है। यदि उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करा सके। क्रिमिनल टाइप्स एक्ट कब लिखा है दोस्तों, 1871 में। तो दोस्तों ये जो एक्ट है, क्रिमिनल्स जो भी ट्राइबल्स ग्रुप है उनको क्रिमिनल घोषित करने के लिए लाया गया था, ताकि अंग्रेज उनके ऊपर सख्ती से सख्ती या कठोर से कठोर कार्रवाइयाँ कर सके। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया है 1871 में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब आया? तो अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 क्या है दोस्तों, 30 जनवरी 1990 में क्या है, लागू हुआ। तो कब लागू हुआ पूरी तरीके से? 1990 में, 30 जनवरी 1990 में क्या है, SC/ST एक्ट अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ। और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है MPPSC में। तो MPPSC जितने भी स्टेट PSC इसी तरह के फैक्ट्स और डेटा को ज़्यादा पसंद करते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 राष्ट्रपति के द्वारा 11 सितंबर 1989 को स्वीकृति मिल गई, लेकिन यह अधिनियम पूरे भारत में कब लागू हुआ? 30 जनवरी 1990 को। तो 30 जनवरी 1990 SC/ST एक्ट अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 में पूरी तरीके से लागू हुआ। फिर अगला क्वेश्चन सेम है, पूछा गया है कि ये कब बना? SC अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर अत्याचार निवारण का कानून लागू किया गया? तो दोस्तों अधिनियम 1989 का है, उसके अनुसार इसे लागू किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में कुल कितनी धारा हैं दोस्तों? शायद 22 या 23 धारा हैं। तो देखते हैं कितना आंसर इसका, 23। यस, तो 23 धाराएं इसके अंतर्गत आती है। तो टोटल कितनी, 23 धाराएं हैं। तो ये भी क्या है, MPPSC का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अपनी प्रीलिम्स एग्जाम का जो टॉप पूरे लिस्ट हैं टॉपिक्स की, उसके अंदर स्पेशल मेंशन टॉपिक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसे है? तो दोस्तों SC/ST एक्ट के लिए नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को है। तो आंसर क्या है, केंद्र सरकार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों धारा 2 के अंतर ख और ग में इस बात का प्रावधान है कि आर्थिक बहिष्कार को मतलब क्या होगा और आर्थिक बहिष्कार किस तरह से किया जाएगा, समाज के अंदर लोगों का या किसी खास पर्टिकुलर ग्रुप का। तो इकोनॉमिक बाइकआउट को क्या है, परिभाषित किया गया है धारा 2B और C के अंतर्गत। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक के द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है। तो कितना दंड का प्रावधान है दोस्तों? कम से कम 1 वर्ष के दंड का प्रावधान है। तो यदि आप SC/ST के लोगों के खिलाफ किसी भी प्रकार का अपराध करते हो और ये अपराध क्या है, लोक सेवक के द्वारा किया जाता है, तो धारा 3 के अनुसार यदि कोई लोक सेवक ST/ST के खिलाफ अपराध करता है तो उसे 1 वर्ष की कानूनी 1 वर्ष का क्या है दोस्तों, दंड मिलेगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अनुसार किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था है? तो विशेष न्यायालय की व्यवस्था आर्टिकल 14 में हमें देखने को मिलती है, धारा 14 में। तो धारा 14 1989 का एक्ट जो है उसके धारा 14 में हमें देखने को मिलती है विशेष न्यायालय की स्थापना करने की बात।
1919 एक्ट के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार खालिस्तान की सहमति से सत्र न्यायालय को सेशन या विशेष न्यायालय में निर्दिष्ट कर सकती है। तो किसे उच्च न्यायालय की बात की है। तो दोस्तों 1989 के एक्ट के अनुसार क्या है, केंद्र जो राज्य सरकार है हाईकोर्ट को विशेष न्यायालय के रूप में काम करने हेतु विनिर्दिष्ट कर सकती है। 1989 के एक्ट के अधीन जो अपराध हैं उनके विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में कौन कर सकता है। तो दोस्तों कौन है, शीघ्र विचारण के लिए इसका क्या प्रयोजन है। तो शीघ्र विचारण करने के लिए हम क्या है, जो सेशन न्यायालय है उसको विशेष न्यायालय के अंदर परिवर्तित कर देते हैं और ये 1989 की धारा 14 के अनुसार किया जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत किसी निर्णय, दंड आदेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, केवल तथ्यों के संबंध में, केवल विधि के संबंध में या तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में। तो दोस्तों आंसर आएगा तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में हम क्या हैं, याचिका दायर की जा सकती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा क क्या है, इसकी धारा क के अंतर कहा गया है कि जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए विशेष न्यायालय या अन्य न्यायालय में निर्णय, दंडादेश या आदेश को जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है उनके विरुद्ध अपीलें तथ्य और विधि दोनों के विरुद्ध की जा सकती है। बोथ ऑन फैक्ट्स एंड लॉ दोनों के संबंध में उच्च न्यायालय में हम अपील कर सकते हैं। 1989 के अधिनियम के अनुसार उन्नति के लिए प्रावधान है, जो ST SC है उनकी उन्नति के लिए प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर काम करते हैं। तो दोस्तों जो भी SC ST हैं उनकी उन्नति के लिए जब हम काम कर रहे हैं तो कौन सा सिद्धांत के अनुसार काम करते हैं, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, अधिमानी स्थिति का सिद्धांत, संरक्षा विभेद का सिद्धांत या सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का सिद्धांत। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा आएगा संरक्षा विभेद का सिद्धांत। तो मतलब कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिन्हें हम विशेष संरक्षा देनी होती है, इसका आंसर आएगा संरक्षा विभेद का सिद्धांत। 1989 के एक्ट के अनुसार सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है। तो राज्य सरकार को। तो राज्य सरकार क्या है दोस्तों, सामूहिक जुर्माना वसूल भी कर सकती है और अधिरोपित भी कर सकती है और यह धारा 16 के तहत की गई है। तो धारा 16 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति क्या है, राज्य सरकार को है। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराध नियोजन में जो भी अपराध का अभियोजन है उसमें न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है, दुष्प्रेषण, सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य या सभी। तो दोस्तों सभी के सभी कर सकता है, दुष्प्रेषण, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य। नाइनटीन 1989 की किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों को लागू करने की बात की गई। तो दोस्तों हम बात करेंगे धारा 6 क्या है, फिर से हम पढ़ लेते हैं। ST SC एक्ट का जो 1989 का एक्ट है, किस धारा में दंड संहिता के कतिपय उपबंधों को लागू होना उपबंधित है। तो इसमें धारा 6 में कहा गया है कि जो हमारी दंड संहिता है उन्हें भी लागू किया जाएगा। तो धारा 6 कहती है कि जो हमारी इंडियन पीनल कोड है उसकी कुछ धाराओं को लागू किए जाने का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि जो भारतीय दंड संहिता है 1860 में बनी है उसकी धारा 34 एवं 149 के उपबंध तथा भारतीय दंड संहिता का अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, 5 क और अध्याय 23 ये सभी क्या है दोस्तों, इस अधिनियम के साथ लागू किए जाएंगे। कौन से अधिनियम, 1989 के अधिनियम के द्वारा। 1989 के अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से क्या पूरी तरीके से निषिद्ध है। तो 1989 का अधिनियम कौन सी चीज़ों को पूरी तरीके से वर्जित करता है। तो गिरफ्तारी से पूर्व जमानत, गिरफ्तारी पश्चात जमानत, परिवीक्षा का लाभ या उपरोक्त सभी। तो गिरफ्तारी पूर्व जमानत, तो गिरफ्तारी से पहले ही जमानत देना इसे पूरी तरीके से निषेध करता है। तो दोस्तों हमने बहुत सारी फिल्मों भी देखा, फिल्मों के अंदर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे नेता लोग क्या करते हैं, कुकर्म करते हैं, लेकिन क्या होता है, वे गिरफ्तार होने से पहले ही क्या है मजिस्ट्रेट से अपना जमानती लेटर लेके आ जाते हैं और फिर पुलिस वाले को वापस घर से खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं गिरफ्तारी पूर्व जमानत।
लेकिन 1989 के एक्ट में इस तरह की जमानत को क्या है दोस्तों, पूरी तरीके से निषिद्ध करने का काम किया है। 1989 की निम्न में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? तो दोस्तों हमने पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जो धारा 18 है उसके अनुसार अग्रिम जमानत क्या है, प्रतिबंधित है। तो अधिनियम की धारा 18 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि अपराध, जो भी व्यक्ति अपराधी है उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 438 के अनुसार अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। SC/ST एक्ट 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाएगा जो क्या है दोस्तों, उप अधीक्षक की बात की जाएगी, निरीक्षक नहीं, अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या उप अधीक्षक की बात की जा रही है। तो इसके अंदर आएगा कि जो उप अधीक्षक या उससे नीचे का व्यक्ति के द्वारा, उप अधीक्षक से नीचे की जो रैंक वाला व्यक्ति है उसके द्वारा 1989 के एक्ट में किए गए अपराध की जांच नहीं की जाएगी। या तो उप अधीक्षक होगा या उससे ऊपर की रैंक का ऑफिसर होगा। निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी एक अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है? तो दोस्तों विशेष न्यायालय को कौन सी शक्ति नहीं दी गई है हमें पता करना है। तो किसी अपराध के दोष सिद्धि हेतु अभियुक्त की संपत्ति का संपहरण, यस दोस्तों, तो किसी भी अभियुक्त है तो उसकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। दूसरा, पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण के लिए अधिकृत करना। सो दोस्तों इसके अंदर क्या है, पुलिस के अलावा अन्य व्यक्ति को भी क्या है, कार्यवाही के लिए, उसकी जांच के लिए अधिकृत करना। तो दोस्तों ऐसा काम नहीं किया जा सकता। ऐसे व्यक्ति को किसी क्षेत्र से हटाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। तो यस दोस्तों, यदि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है तो उस क्षेत्र से उस व्यक्ति को हटाया जा सकता है विशेष न्यायालय के द्वारा। ऐसे व्यक्ति का माप और फोटोग्राफ लेना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना हो। तो यस दोस्तों, यह भी बिल्कुल सही है। तो पुलिस से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को क्या है, अन्वेषण के लिए प्राधिकृत करने का काम विशेष न्यायालय नहीं कर सकता। मतलब पुलिस के द्वारा ही पूरी छानबीन की जाएगी। 1989 एक्ट के अधीन विशेष न्यायालय में निम्न में से कौन सी शक्ति प्रयोग नहीं कर सकता? तो व्यक्ति को हटाए जाने की, संपत्ति का समापहरण की, व्यक्ति का माप लिए जाने की और सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की। सो दोस्तों हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि जो सामूहिक जुर्माना कौन आरोपित करेगा, राज्य की सरकार करेगी। तो सामूहिक जुर्माना आरोपित करने का काम विशेष न्यायालय का नहीं होगा। तो धारा 16 के अंतर्गत हमने क्या दोस्तों पढ़ चुके हैं कि धारा 16 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना है आरोपित करने का काम, और इसकी शक्ति केवल राज्य सरकार को प्राप्त है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभावक नहीं ले सकता है कि, क्या है दोस्तों, अभियुक्त अपने बचाव में अभिभावक नहीं ले सकता है कि कार्य निजी प्रतिरक्षा के आधार के प्रयोग में किया था, वह भी पीड़ित की ही जाति का है, कार्य से इतनी थोड़ी अपहानि हुई है, मतलब हो रहा कि मेरे काम से इतनी ज़्यादा थोड़ी अपहानि हुई है जो शिकायत का विषय नहीं हो सकता। तो MPPSC 2013 का क्वेश्चन है, स्टार मार्क क्वेश्चन है। इस प्रश्न के दो उत्तर हैं, ए और सी, दोनों ही क्या है दोस्तों, सही है। तो इस तरह की मिस्टेक दोस्तों PSC में आमतौर पर हमें देखने को मिलती है कि ये लोग क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है उनको फ्रेम करते समय बहुत ही लापरवाही बरतते हैं, उसके बाद फिर यही क्वेश्चन को डिलीट करने का काम किया जाता है। तो इसमें बोला गया है कि कार्य निजी प्रतिरक्षा के आधार पर प्रयोग किया गया था या फिर वह भी पीड़ित जाति का ही व्यक्ति है, तो इस तरह की वाक नहीं ले सकता वो। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो SC/ST का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने, डायन होने का अभिकथन करने पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा तो वह किस अवधि तक उसे कारावास के लिए दंडित होगा, जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने सहित 6 माह
से कम नहीं होगी और जुर्माने की भी बात की जा रही है। तो दोस्तों पहला जो ऑप्शन था वही बिल्कुल सही था कि यदि आप किसी भी SC ST के जो व्यक्ति है उसको जादू टोना आदि के आधार पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दे रहे हो तो आपको 6 महीने या उससे 5 साल तक या फिर साथ ही जुर्माना, ये तीनों लागू किया जा सकता है आपके ऊपर। तो तीनों ही चीज़ हमें देखने को मिलती है कि 6 माह तक आपको जेल भी हो सकती है, 6 माह की जगह 5 साल तक भी जेल हो सकती है और आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन छांटना है हमें। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध ऐसे व्यक्ति के द्वारा कारित किया जाता है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। तो यस दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि यदि आप SC ST एक्ट के अंतर्गत अपराधी तभी होते हो जब आप नॉन SC ST के सदस्य होते हो। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 14(1) में इस बात को स्थापित किया गया है कि एक अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2 में परिभाषित है। तो दोस्तों, विशेष न्यायालय का प्रावधान हमें देखने को मिलता है लेकिन उसकी धारा 2(घ) में परिभाषित नहीं किया गया है। पीड़ित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण की धारा 2(ढ)(घ) में परिभाषित है। तो कौन व्यक्ति पीड़ित होगा, इसको इस अधिनियम की धारा 2(ढ)(घ) में परिभाषित किया गया है। आश्रित, कौन व्यक्ति आश्रित कहलाएगा, इसे एक्ट की धारा 2(ख)(घ) में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों रॉन्ग आंसर क्या था? 14, सॉरी बी वाला आंसर क्या है हमारा, रॉन्ग था, क्योंकि 1989 की जो एक्ट है उसकी धारा 14 की उपधारा 1 में अनन्य विशेष न्यायालय की बात की गई है और धारा 2(घ) में परिभाषित किया गया है, जबकि धारा 2(घ) के अंतर्गत क्या है, विशेष न्यायालय से संबंधित बात है और धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है। तो दोस्तों इसमें कुल मिला के ये बात कही है कि कोई भी जो सेशन न्यायालय है एक विशेष न्यायालय के रूप में काम करेगा धारा 14 के अनुसार, उसकी उपधारा 1 के अनुसार। 1989, सो दोस्तों दो प्रकार के एक एक्ट है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियम 1995। तो दोस्तों आप नियम की बात करेंगे ना कि अधिनियम की। तो नियम 1995 में कौन सी धारा है, उसके अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटर समिति के गठन की बात की गई है। तो दोस्तों धारा 17 के अंदर हम देखते हैं कि मॉनिटरी समिति और जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बात की गई है। तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की धारा के नियम 1955 की धारा 17 कहती है कि जो जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति का गठन किया जाएगा। जिला स्तरीय सतर्कता समिति और मॉनिटरी समिति का क्या है दोस्तों, गठन किया जाएगा। इसमें इस बात का भी प्रावधान है कि प्रत्येक जिले में जो जिला मजिस्ट्रेट है, तो दोस्तों जिला मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा अपने जिले में जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति का गठन किया जाएगा। इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए वह पीड़ित व्यक्ति को राहत एवं पुनर्वास की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों हमने देखा कि इस नियम के अनुसार किस तरह की काम किए जाएंगे जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के द्वारा। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है? तो दोस्तों वार्षिक रिपोर्ट की बात की गई है कि जो ST SC के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट के लिए कौन सी धारा बात करती है? तो धारा 18 कहती है कि जो ST SC के संबंध में आपको वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। तो नियम 1995 की धारा 18 कहती है दोस्तों कि वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री मटेरियल फॉर द एनुअल रिपोर्ट का उपबंध किया गया है। इसके अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पहले केंद्र सरकार को अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए किए गए उपायों और इसके द्वारा पिछले कैलेंडर वर्ष, जो पुराना कैलेंडर वर्ष है उसके दौरान की गई तैयारियों के बारे में, विभिन्न स्कीमों योजनाओं के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो दोस्तों इसमें क्या है, हमारा बीच में केंद्र है और बाकी सब छोटे छोटे राज्य हैं। तो ये सभी राज्य क्या है दोस्तों, अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे और सबके सब केंद्र सरकार को
इस रिपोर्ट को भेजने का काम करेंगे। और ये दोस्तों नियम 1995 की धारा 18 में इस बात का प्रावधान हमें देखने को मिलता है। दोस्तों अगला है, सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया 1996 में अधिनियमित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका उद्देश्य नहीं है? स्वशासन को प्रदान करना, ये तो बिल्कुल दोस्तों इसका उद्देश्य है ही। पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, यस। जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, सो दोस्तों स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्वशासन की बात की गई है। जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना, यस, ये बिल्कुल सही बात है। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो सूचना का अधिकार दोस्तों क्या है, 2005 में हमारे सामने आया। लेकिन कब आया? 15 जून। तो ये भाई दोस्तों, ये जितने भी पीएससी वाले, इनको डेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए। तो 15 जून 2005 को क्या है दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम संसद ने पारित किया। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2005 में। तो इस तरह का क्वेश्चन फिर भी समझ में आता है कि क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं, लेकिन 15 जून किसे याद रहेगा? सूचना का अधिकार से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सूचना का अधिकार संबंधित क्या है? जब इंसान को सूचना का अधिकार मिलेगा तो क्या होगा, वह एक विधिक अधिकार है। तो हम फंडामेंटल राइट में हम देखते हैं कि राइट टू नो हमें देखने को मिलता है, जो कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। लेकिन क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हमें देखने को मिलता है। और अभिव्यक्ति करने, किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों को अभिव्यक्त करने के लिए उसके पास पर्याप्त सूचनाएं होनी चाहिए। इसलिए सूचना का अधिकार क्या है, अंतर्निहित इम्प्लाइड अधिकार है, ना कि पूरी खुले तौर पर एक्सप्लिसिट अधिकार है। सूचना का अधिकार क्या है दोस्तों, एक प्रकार का विधिक अधिकार है। तो मूल अधिकार भी है और विधिक अधिकार भी है, तो दोनों आंसर दे दिए इसके अंदर। तो सूचना का अधिकार दोस्तों क्या है, एक विधिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है? सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिक, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। तो दोस्तों जिस व्यक्ति ने पूरा का पूरा पढ़ा है तब तो ठीक है, नहीं तो केवल अंदाज़ा लगाने के आधार पर, क्योंकि पहला सूचना की पारदर्शिता ये तो होगा ही होगा, सूचना का प्रकटन ये तो होगा ही होगा, और सूचित नागरिकता की बात करें, इन्फॉर्म्ड सिटीजन की बात करें, तो ए, बी और सी तीन तो होंगे ही होंगे। लेकिन सी के बाद हमें आंसर डी भी देखना पड़ेगा, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। तो दोस्तों डेमोक्रेसी वही होगी जहाँ पर हम पूरी की पूरी स्वतंत्रता प्रदान करने की बात करेंगे। तो यस, अंश का आंसर डी भी होगा। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें रॉन्ग आंसर हमें फाइंड करना है। तो सूचना के अधिकार में सरकार के कार्यकारण में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना। यस दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही है कि सूचना का अधिकार पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ाने की बात करता है। हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वास्तव में लोगों के लिए काम करे। यस दोस्तों, यह भी क्या है, सूचना के अधिकार में हमें देखने को मिलता है। अगला है, समाज की महिलाओं एवं कमज़ोर तबकों के वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना। सो दोस्तों ये इसका एक अन्य पहलू है, लेकिन इसका मुख्य पहलू बिल्कुल भी नहीं है कि केवल नागरिक और कमज़ोर वर्ग, बल्कि हर भारतीय को, बल्कि भारत के क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए सूचना का अधिकार उन्हें सशक्तिकरण करने के लिए दिया गया है। नागरिकों को सशक्त करना, यस दोस्तों, ये तो इसका मेन उद्देश्य ही है कि नागरिकों को सशक्त करना, क्योंकि जब तक नागरिकों के पास बेहतर सूचनाएं नहीं होंगी तब तक हम एक इन्फॉर्म सोसाइटी और एक जागरूक नागरिक नहीं बना पाएंगे। तो सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना है, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाने का काम भी करना है। साथ ही हम ये भी देखेंगे, जो भ्रष्टाचार को रोकने की भी बात की जा रही है, कि जब सूचना का अधिकार आएगा तो भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम भी लगेगी और लोकतंत्र सही मायने में लोगों के लिए काम करने वाला लोकतंत्र बन के दिखाएगा। स्पष्ट है कि सूचना का अधिकार क्या है, प्राप्त नागरिकों को शासन के साधनों पर आवश्यक नज़र रखने की एक बेहतर रूप में तैयार करता है। तो दोस्तों क्या है, जो नागरिकों को बेहतर तैयार करता है, किसके लिए, जितने भी शासन के साधन हैं उनके ऊपर नज़र रखने के लिए। सरकार को जनता के लिए और अधिक जवाबदेह बनाता है। जब हम राइट टू एजुकेशन एक्ट को लाते हैं, इससे क्या होता है, और अधिक जवाबदेह बनती है हमारी सरकार जनता के प्रति, और साथ ही जनता भी अधिक जागरूक होती है सरकारों के प्रति।
समाज की महिलाओं एवं कमजोर वर्गों को सशक्त करना इस अधिनियम का प्रत्यक्ष उद्देश्य शामिल नहीं है। सूचना अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा प्रावधान नहीं है उसके ऊपर बताना है। तो कौन सा गलत है उसके ऊपर बताना है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है दोस्तों, पहले नहीं था लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है। आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा। सो दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है कि क्यों सूचना मांगी जा रही है इसका कारण देना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। मुख्य सूचना आयुक्त को हटाया जाना। प्रत्येक सूचना आयुक्त अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि तक रहेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु का न हो जाए या उससे पहले। तो दोस्तों इस प्रावधान को क्या है 2019 के 2019 के संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया है। एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं पूरी डिटेल वाली। प्रश्नकाल के दौरान दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में विकल्प बी दिए गए सभी अतिरिक्त प्रावधान थे। बी के अतिरिक्त सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अध्याय 2 खंड 6 के अंतर्गत क्या है, सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना के अनुरोध के लिए किसी कारण या अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे देने की आवश्यकता नहीं थी। तो क्या है दोस्तों, पहले क्या है इस व्यक्ति किसी भी प्रकार का कारण बताने की जरूरत नहीं थी कि हम आपसे क्यों सूचना मांग रहे हैं। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 आता है दोस्तों। 2019 में जो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्त उनको क्या है उनके कार्यकाल को अब केंद्र सरकार के द्वारा तय किया जाएगा और अब 3 वर्ष और 65 वर्ष को निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त दोस्तों 2019 में क्या है अब जम्मू कश्मीर को भी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ला दिया गया है। और चूंकि अब जम्मू कश्मीर क्या यूनियन टेरिटरीज बन चुका है इसलिए अब 2005 का जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है अब जम्मू कश्मीर में भी लागू है। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल। तो दोस्तों केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल दोस्तों क्या है, पहले 5 वर्ष 65 वर्ष था लेकिन 2019 के संशोधन से इसे अब 3 वर्ष 65 वर्ष कर दिया गया है। तो अब क्या है दोस्तों 3 वर्ष 65 वर्ष। मजदूर किसान शक्ति संगठन एक किसान शक्ति संगठन है। मजदूर किसान शक्ति संगठन एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन था, निम्न में से संबंधित है। तो दोस्तों किससे संबंधित है, आरटीआई एक्ट से संबंधित है। तो मजदूर किसान शक्ति संगठन क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। मजदूर किसान संगठित संगठन की स्थापना दोस्तों क्या है 1987 में की गई थी। इसमें अरुणा राय, निखिल डे, शंकर सिंह आदि सामाजिक कार्यकर्ता इसके थे। संगठन को विशेष रूप से सूचना के अधिकार हेतु संघर्ष एवं जन आंदोलन के लिए जाना जाता है। वस्तुतः भारत में सूचना का जो अधिकार है इसके जन आंदोलन की शुरुआत 1990 में ही हो गई थी, जिसमें जो हमारी MKSS क्या है, इसने राजस्थान सरकार से अकाल राहत कार्यों जो अकाल के समय राहत कार्य चल रहे थे और उनको दी जाने वाली मजदूरी के आंकड़ों के संबंध में सार्वजनिक करने की बात की। तो जितने भी आंकड़े हैं दोस्तों इस संगठन ने कहा था कि सभी सार्वजनिक आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरह से अकाल के अंदर राहत कार्यों को किया जा रहा है। तो सूचना के अधिकार अधिनियम को लाने में इस संगठन की क्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो हमें याद रखना है मजदूर किसान शक्ति संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। तो लिली थॉमस बनाम भारत संघ नो, नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ नहीं, नमित शर्मा बनाम भारत संघ यस दोस्तों। तो सूचना का अधिकार अधिनियम हमें नमित शर्मा बनाम भारत संघ के केस में देखने को मिलता है। तो नमित शर्मा बनाम भारत संघ सूचना के अधिकार से संबंधित है। असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। तो सूचना का अधिकार क्या है दोस्तों, नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने में जिम्मेदार रहा है। तो यस दोस्तों बिल्कुल सही है। इससे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों यात्रा तय करनी है, ये बात भी दोस्तों क्या है सही है। तो इसका आंसर क्या है, दोनों तो सही है लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो सूचना का अधिकार का अधिनियम उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच है। यस दोस्तों, कोई भी नागरिक क्या है जो भी सरकारी अधिकारी है इन सरकारी अधिकारियों से सूचना प्राप्त कर सकता है। यही सूचना राइट टू इन्फॉर्मेशन का मूल उद्देश्य है।
किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण बताया जाना आवश्यक है। सो दोस्तों, मद्रास उच्च न्यायालय ने इस बात को कहा था कि कोई भी व्यक्ति जब सूचना मांग रहा है तो क्यों मांग रहा है, इसका कारण बताना होगा। दोस्तों, इस अधिनियम की धारा 6 सब क्लॉज 2 के अनुसार सूचना के अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना का अनुरोध करने के सिवाय कारण को या अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को उसे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो उसे देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। दोस्तों, इसके अंदर अब बाद में क्या बोल दिया गया कि क्यों इस जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है उस इन्फॉर्मेशन को क्यों मांगा जा रहा है, इसके हेतु कारण बताया जाना उसके लिए जरूरी नहीं है। निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों, इसमें अब बात की जा रही है सिटीजन चार्टर की। कौन क्या है? नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन चार्टर की। तो इसमें बोला गया है कि मूल तत्व क्या शामिल नहीं है? तो विभाग अथवा अभिकरण के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा। यस दोस्तों, जब हम नागरिक अधिकार पत्र की बात करते हैं तो कौन सा डिपार्टमेंट किस तरह की सेवाएं देगा उसकी पूरी सेवाओं का ब्यौरा हमें देखने को मिलता है। तो यस, ये तो बिल्कुल सही है। सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना। यस दोस्तों, कि जो भी सेवाएं मिल रही है तो वो किन विधियों का माध्यम से सेवाएं मिलेगी। यस, ये भी बिल्कुल सही है। किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना। यस, लोक अभिलेख की अपेक्षा भी की जा सकती है। लोक अभिलेख मतलब एक डॉक्यूमेंट की उस डॉक्यूमेंट को पढ़कर कोई भी व्यक्ति क्या है, सेवाओं को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकता है। अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। तो जो भी अभिकरण है उसके कार्यों का निरीक्षण क्या है दोस्तों, कोई नागरिक नहीं कर सकता, उसके लिए एक जांच के लिए एक अलग व्यवस्था की जाएगी। तो डी आंसर क्या है? गलत है। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता, इसे हम दोस्तों शॉर्ट में कहते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, FRA, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो इस एक्ट को कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण या नोडल एजेंसी है? तो फॉरेस्ट राइट एक्ट, इसके लिए कौन सा मंत्रालय क्या है, जिम्मेदार है? तो इसके लिए हमारा दोस्तों जनजातीय कार्य मंत्रालय ज़्यादा जिम्मेदार है फॉरेस्ट राइट एक्ट, क्योंकि पूरी बात हमारे जनजातीय समूह और पारंपरिक वनवासियों के हितों की बात की जा रही है। तो इसके लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय है एक नोडल मंत्रालय। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स क्या है दोस्तों? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हमारे फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक केंद्रीय अभिकरण एजेंसी है, केंद्रीय अभिकरण या नोडल एजेंसी है। अगला क्वेश्चन सेम फॉरेस्ट राइट एक्ट से पूछा गया है कि व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया के प्रारंभ को करने के लिए कौन प्राधिकृत होगा? मतलब इसमें पूछा गया दोस्तों कि जो सामुदायिक वन अधिकार हैं उनकी प्रकृति को और उनके विस्तार के निर्धारण में कौन प्राधिकारी होगा, मतलब कौन व्यक्ति डिसीजन लेगा? तो राज्य का वन विभाग लेगा, जिला कलेक्टर लेगा, तहसीलदार लेगा, या मंडल राजस्व अधिकारी लेगा, या ग्राम सभा? तो दोस्तों, हम जब हम फॉरेस्ट राइट एक्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम पाते हैं कि जो ग्राम सभा है तो वह सामुदायिक वन अधिकार और अन्य प्रकार के संसाधनों के लिए निर्णय लेने वाली एक सुप्रीम बॉडी हमें देखने को मिलती है। तो इसका आंसर क्या है? ग्राम सभा इसका आंसर होगा। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के धारा 6A के अनुसार ग्राम सभा क्या है? व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों की प्रकृति और विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने हेतु प्राधिकारी है। इसके बाद तहसील और जिला पर इसकी जांच की जाती है। तो शुरुआत कहाँ से होगी दोस्तों? ग्राम सभा से इसकी शुरुआत होगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों NGT से है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 आता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान अधिनियमित हुए थे? तो स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार अंग माना गया है। तो दोस्तों, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है जो आया है तो उसे भारतीय संविधान के किस किस आर्टिकल या किस किस भाग से अनुग्रहित माना जाता है या उसके साथ
कनेक्ट होता हुआ माना जाता है। तो पहला पूछा गया है कि जो आर्टिकल 21 है उसमें कहा गया जीवन का अधिकार। तो यस दोस्तों, एक जब तक हमारे पास एक हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तब तक हम ठीक तरीके से जी नहीं पाएंगे। तो एनजीटी को वहाँ से भी हम देखने को मिलता है, वहाँ से भी हमें इसे उद्गमित होते हुए पाते हैं। अनुच्छेद 275(1) इसके अंतर्गत कहा गया कि अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधान। फिर दूसरा बोला गया है आर्टिकल 243 कैपिटल ए के अनुसार ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप। तो दोस्तों ओनली वन आना चाहिए, यस इसका आंसर क्या है, ओनली वन। तो जीवन के अधिकार के लिए दोस्तों ज़्यादा महत्वपूर्ण इसे बताया गया है। सो ये क्वेश्चन है दोस्तों आईएएस यूपीएससी का क्वेश्चन। सो दोस्तों राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के अनुसार हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है और इसको हमने जीवन के अधिकार 21 से लिए 21 के साथ कनेक्ट करके निकाला है। इसके लिए हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन 2010 में किया। तो अक्टूबर 2010 में हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया है। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई? तो सर अक्टूबर 2010 में। अक्टूबर 2010 में हमने अभी देखा कि ग्रीन ट्रिब्यूनल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? सो दोस्तों यदि एनजीटी ने क्या है, हम देखते हैं कि एक तो एनजीटी है और एक हमारा सुप्रीम कोर्ट। यदि एनजीटी ने कोई निर्णय दे दिया है तो वो कितने दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील कर सकता है? तो इसका आंसर है 90 दिन के अंदर। तो 90 दिन के अंदर दोस्तों क्या है, अपनी अपील कर सकता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है 1894 कौन सा गलत है? ब्रिटिश शासकों को बनाया। तो दोस्तों ये बात सही है कि जो भूमि अधिग्रहण 1894 है इसको किसने? ब्रिटिश शासकों ने बनाया था। इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल ही फर्जी बात कर दी है कि जो बुरे लोग हैं वे अच्छा काम कैसे कर सकते हैं। तो ब्रिटिश हमारे लिए क्या थे? बुरे थे। और ये भूमि सुधार की बात करें तो कोई भी बुरा इंसान अच्छा काम कैसे कर सकता है भारत के अंदर? तो यस यही बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, यही बिल्कुल क्या है? असत्य है। तो 1894 का जो एक्ट है भूमि अधिग्रहण एक्ट जो है वो क्या है? भूमि सुधार के लिए नहीं आया था। यह भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है। तो यस दोस्तों एक अन्य अधिनियम के द्वारा अब इसको प्रतिस्थापित किया जा चुका है। इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था। तो यस दोस्तों इसका क्रियान्वयन भी उस समय विवादित हो गया था। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 आता है। इसका उद्देश्य क्या? भारत में भूमि सुधार को बिल्कुल भी बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य था कि सार्वजनिक संस्थानों, संगठनों और कंपनियों तथा अन्य उद्देश्यों हेतु भूमियों के अधिग्रहण के लिए कानून बनाना था। तो दोस्तों उस समय क्या था? ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश शासन क्या है? भारत के जितने भी क्षेत्र हैं उनके ऊपर कब्जा करना चाहते थे और जितने भी उनके सरकारी संस्थान थे और उनकी कंपनियों के लिए उनको ज़मीन की ज़रूरत थी तो वे उन ज़मीनों को सरकारी घोषित करके उनके ऊपर सरकारी संस्थानों को बनाने का काम करने के लिए उन्हें भूमि अधिग्रहण की ज़रूरत थी। इसलिए इस भूमि अधिग्रहण कानून को बनाया गया। इस अधिनियम को मार्च 1894 को अस्तित्व में आया था। इस अधिनियम को भारत की संसद के द्वारा 2003 में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 से प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो यस दोस्तों ये सोचो कि जो ब्रिटिशकालीन अधिकार भी ब्रिटिशकालीन अधिनियम कब 2013 में रिप्लेस किया गया। तो आज भी हमारे देश में ऐसे अनेक औपनिवेशिक कानून हैं जिनकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम उन्हें ढो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में शामिल किया गया है? तो दोस्तों लेबर कोड की बात की जा रही है। 2019 में जो आया था तो 2019 का जो लेबर कोड है उसके अंदर कौन कौन शामिल है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, यस। बोनस भुगतान अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम।
तो पहला और चौथा तो क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। और दूसरा भी सही है कि बोनस भुगतान अधिनियम, लेकिन संविदा श्रम अधिनियम क्या है, हमें लेबर कोड में नहीं देखने को मिलता। तो संविदा के लिए दोस्तों अलग से एक कोड बनाया गया है, तो उसके अंदर हमें संविदा देखने को मिलेगा। तो मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और इक्वल रिम्यूनरेशन, इन सभी को शामिल कर दिया गया है हमारा द कोड ऑन वेजेस एक्ट में। तो कोड ऑन वेजेस एक्ट के अंदर 2019 के अंदर इन सभी को शामिल कर दिया गया है, मिनिमम वेजेस को भी, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस एंड इक्वल रिम्यूनरेशन। निम्नलिखित में से कौन सही सुलमित नहीं है बताया गया है। तो कंपनी अधिनियम 2013 में आया, ये बात बिल्कुल सही है। साझेदारी अधिनियम 1932 में आया और वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में आया, लेकिन भारतीय संविदा अधिनियम 1870 में नहीं आया। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1972 में आया, 1872 सॉरी, 1872 में क्या है, भारतीय संविदा अधिनियम आता है। कंपनी अधिनियम 2013 में, इसको तो हम सभी अच्छे तरीके से जानते ही हैं। वस्तु विक्रय अधिनियम क्या है, वस्तु का विक्रय अधिनियम 1930 में आया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में आया था। तो दोस्तों 1908 में नहीं आया था। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में आया, यस। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 में आया और समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908 में आया। तो यस दोस्तों, ये तीनों क्या हैं, सही हैं, लेकिन राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में नहीं आया, यह आया था 1907 में। तो इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन हमेशा ही टफ होते हैं, और यदि नेगेटिव मार्किंग हो तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें स्किप करना ही बेस्ट होता है। आपदा प्रबंधन एक्ट कब आया। तो आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 में आया था। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट दोस्तों हमारे पास कब आया था, 2005 में हमने आपदा प्रबंधन अधिनियम को पारित किया। भारत की संसद के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब अधिनियमित किया। तो 2005 में दोस्तों हमने आपदा प्रबंधन अधिनियम को पारित किया। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीज़न है। क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक नोडल डिवीज़न है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए का पदेन अध्यक्ष होता है भारत का प्राइम मिनिस्टर। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। ठीक है, और ये एक शीर्ष निकाय है आपदा प्रबंधन के लिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन में एक अध्यक्ष और 9 से अधिक, मतलब मैक्सिमम 9 सदस्य होते। तो टोटल 10 लोगों की हमें टीम देखने को मिलती है एनडीएमए में। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है। तो भारत का जो प्रधानमंत्री है क्या है, पदेन अध्यक्ष होता है, जबकि अन्य सदस्य क्या है, राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष के द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक अधिकार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ। सो दोस्तों, जब लॉकडाउन था तब भारत सरकार ने कौन कौन से एक्ट का प्रयोग करके सिचुएशन को संभालने का काम किया, इसी रूप में इसको क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, यस। शत्रु संपत्ति एनिमी गलत, तीसरा गलत है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, यस। तो ये तो दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है। तो सी के अंदर आ गया दूसरा और चौथा। तो हमारा ये आंसर क्या है, बिल्कुल सही। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए दोस्तों लॉकडाउन को लगाया गया। भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया गया विधिक आधार पर। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का उपयोग किया गया, साथ ही एपिडेमिक डिजीज एक्ट
एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 का भी प्रयोग किया गया। कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा महामारी घोषित किया गया था। तो दोस्तों किसने? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या है, इसे एक महामारी घोषित कर दिया था। इसके बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए 11 मार्च 2020 को महामारी अधिनियम 1897 के अनुसार एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को लागू कर दिया गया। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया? तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, वन संरक्षण एक्ट कब लागू किया? 1980 में। तो 1980 में क्या है, वन संरक्षण एक्ट को लागू किया। वन संरक्षण एक्ट क्या है दोस्तों? 1980 में लागू किया गया। आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकती। आधार बीमा उत्पादकों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि आधार का उपयोग क्यों है। तो आधार को क्या दोस्तों, ये भारत की संचित निधि से जितने भी लाभ मिल रहे हैं उसके लिए तो आपको आधार देना जरूरी है। तो कल्याणकारी स्कीमों का पात्र बनने के लिए आपको आधार देना होगा। दूसरा बोला है कि जो 3 महीने से अधिक के लिए नहीं रखा जाएगा। तो दोस्तों इसको थोड़ी देर के लिए डाउट में रखते हैं, लेकिन आधार क्या है, बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो तीसरा हमारे पास गलत है। तो तीसरा जहाँ जहाँ है उसको हम गलत करके देखते हैं। तो तीसरा यहाँ पर है और तीसरा यहाँ, तो दोनों को हमने गलत कर दिया। तो हमारे पास 1 और 4 मिलता है। तो 4 तो हमारा पहले से सही है। अब बात आती है पहले और दूसरे की। तो आंसर क्या है हमारा? दूसरा और चौथा। दूसरा क्या है कि राज्य निजी निगमों को आधार डेटा को साझा करने के लिए अनुबंध नहीं कर सकता। सही बात है दोस्तों कि कोई भी हमारे जो गवर्नमेंट है वो किसी भी कारपोरेट के साथ हमारा जो आधार डेटा है उसके साथ किसी प्रकार का अनुबंध नहीं कर सकता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्हता होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य का अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा न्यूनतम योग्यता का होना चाहिए। सो दोस्तों एक बार फिर से पढ़ते हैं कि आरटीआई एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा, क्या बोला गया है कि राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता होना चाहिए। दूसरा है कि आरटीआई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में प्रशिक्षण हेतु किसी व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप किए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये बात तो सही है दोस्तों कि यदि आप आरटीआई एक्ट के अनुसार प्राथमिक शिक्षाओं में एक टीचर के रूप में काम करना चाहते हो तो आपको एक टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट से गुजरना होगा। तो दूसरा सही है। भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षण संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार के अधीन है। तो दोस्तों ये बात भी बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। तो इसमें एक तो डेटा बहुत ज़्यादा दे दिया गया 90%, तो हम 3 को देखकर सबसे पहले एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी। और दूसरा दोस्तों हमने बिल्कुल सही लगाया था, तो हम गेस कर सकते हैं कि दूसरा हमें सही करना चाहिए। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो राज्य खाद्य आयोग की स्थापना दोस्तों किस अधिनियम के अधीन की गई? तो 2013 के अंदर। तो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की धारा 16 के अधीन की गई है। इस अधिनियम की धारा 16 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा अधिनियम के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण और उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन के लिए राज्य खाद्य आयोग का गठन किया जाएगा। तो दोस्तों राष्ट्रीय नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार क्या है, राज्यों ने अपने खाद्य आयोग बनाए हैं। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद के निवारण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सो दोस्तों यदि आप उपभोक्ता हैं और आपने किसी वस्तु को खरीदा है तो उस विवाद के संबंध में यदि आपकी वस्तु खराब निकल गई या आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी हुई है तो जिला स्तर पर किस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है उसके बारे में हमें पता करना है।
तो राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वह जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है। तो दोस्तों ये बात सही है कि राज्य सरकार के पास पावर है कि वह इस हेतु एक जिला फोरम गठित कर सकती है। जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए। देखते हैं। जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई कर सकता है जिनमें माल या सेवाओं के कुल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है। सो दोस्तों ये क्या है, गलत है। 50 लाख से ऊपर के समय इसके ऊपर के रकम के बारे में भी सुनवाई कर सकता है। उपभोक्ताओं के हितों का सामान्य प्रतिनिधि करते हुए राज्य सरकार जिला फोरम के सम्मुख बेचे हुए माल या दी गई सेवाओं से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि उपभोक्ताओं के हितों का सामान्य प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जिला फोरम के सम्मुख जो भी जिला फोरम है हमारी, उसके सामने बेचे हुए माल और सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज की जा सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो तीसरा हमारा सी आंसर क्या था, गलत था, क्योंकि इसके अंदर बात की गई है दोस्तों कि 20 लाख रुपए से अधिक मूल्य नहीं होना चाहिए। यदि 20 लाख रुपए से अधिक मूल्य है तो आपको अपर लेवल पर जाकर करना होगा, जबकि 1 करोड़ या उससे अधिक के लिए आपको राष्ट्रीय आयोग में जाना होगा। तो 20 लाख रुपए से कम है तो आपको जिला आयोग में जाना पड़ेगा। और यदि आपके पास जो कंज्यूमर का जो प्रोडक्ट है, यदि उसके विवाद 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक का है तो आपको अपने माल या अपनी सेवा की सुनवाई के लिए आपको राष्ट्रीय आयोग की ओर जाना होगा।